एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्जाम वायरस स्टडी ऑफिशियल चैनल पे। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम सिर्फ सतही तौर पर हवा हवाई बातें नहीं करने वाले हैं। हमारे पास बेहतरीन PYQ मतलब पिछले वर्षों के प्रश्न और कॉन्सेप्ट्स का एक बहुत ही शानदार मास्टर क्रैश चार्ट है जिसकी हम पूरी तरह से तह तक जाएंगे। और हमारा आज का मिशन सिर्फ सिद्धांतों को रटना नहीं है, हम उन्हें गहराई से समझेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आज हम सारे एमसीक्यूज को क्विक रिवीजन में बताने वाले हैं। मतलब वो जो गोल्डन एमसीक्यूज हैं जो हर बार आते हैं, उन्हें हम एकदम तेज रफ्तार से कवर करेंगे। ये बहुत जरूरी है परीक्षाओं के लिए। तो शुरुआत करें विकास की नींव से। बिल्कुल। मतलब विकास के मूल सिद्धांतों को लेकर लोगों में एक बहुत ही आम धारणा होती है। जैसे कई लोगों को लगता है कि विकास तब शुरू होता है जब बच्चा बोलना शुरू करता है या फिर पहली बार स्कूल जाता है। मैं भी पहले कुछ ऐसा ही सोचती थी। को चुनौती देता है। विकास का जो सबसे पहला और सबसे सर्वमान्य नियम है वो है निरंतरता का सिद्धांत। मतलब ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो किश्तों में होती हो या अचानक किसी उम्र में आकर रुक जाए। अच्छा, तो ये लगातार चलती रहती है। बिल्कुल, ये गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक अनवरत यात्रा है। अंग्रेजी में इसे बड़ी खूबसूरती से वूम टू टोम कहा जाता है, वाह। यानी गर्भ से कब्र तक। अरे वाह, वोम टू टोम याद रखने के लिए काफी अच्छा है। हाँ, और देखिए, शारीरिक वृद्धि भले ही एक समय के बाद रुक जाए, मतलब आपकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी, लेकिन जो मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास है, वो इंसान के जीवन के अंतिम क्षण तक चलता रहता है। ये तो हुई निरंतरता की बात। लेकिन अगर मैं सिर्फ शारीरिक विकास की ही बात करूं, तो मेरे मन में एक सवाल आता है। मतलब जैसे पेड़ नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, पहले जड़, फिर तना, फिर शाखाएं, तो क्या इंसान के शरीर का विकास भी ऐसे ही पैरों से शुरू होकर सिर की तरफ जाता है? प्रकृति की इंजीनियरिंग इंसानी सोच से थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। शरीर का विकास पेड़ की तरह नीचे से ऊपर नहीं होता, बल्कि इसके लिए दिशा का सिद्धांत काम करता है। दिशा का सिद्धांत मतलब इसका एक फिक्स पैटर्न है। बिल्कुल, इसके दो बहुत ही मुख्य आयाम हैं। पहला है मस्तकाधुमुखी, जिसे हम विज्ञान की भाषा में सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि विकास हमेशा सिर से पैर की ओर चलता है। सिर से पैर की ओर, यानी ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता सुनने में? मतलब इसके पीछे का जैविक कारण क्या हो सकता है? अगर हम इसे सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के नजरिए से सोचे ना, हम्म। तो ये पूरी तरह तार्किक लगेगा। देखिए, मस्तिष्क हमारा कमांड सेंटर है, हमारा CPU है। हाँ, वो तो है। अब आप ही सोचिए, अगर कमांड सेंटर ही सबसे पहले विकसित और सक्रिय नहीं होगा, तो शरीर के बाकी अंगों को सिग्नल या निर्देश कैसे मिलेंगे? ओहो, अब समझी मैं। इसीलिए तो जन्म के बाद शिशु सबसे पहले अपनी गर्दन और सिर पर कंट्रोल पाना सीखता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को। उसके बाद वो अपने धड़ को संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है और सबसे अंत में अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू करता है। क्या बात है। मतलब प्रकृति सबसे अहम हिस्से को सबसे पहले वीआईपी ट्रीटमेंट देती है। ये इसे समझने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। और जो इसका दूसरा आयाम है, समीप दुराभिमुख या जिसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, वो कैसे काम करता है? तो प्रॉक्सिमो डिस्टल का अर्थ है केंद्र से बाहर की ओर विकास, मतलब सेंटर टू आउटवर्ड। अच्छा। हमारा शरीर अपनी मध्य रेखा से विकास शुरू करके परिधि यानी जो हमारे बाहरी अंग हैं उनकी तरफ बढ़ता है। जैसे गर्भावस्था में पहले रीढ़ की हड्डी और हृदय जैसे केंद्रीय अंग बनते हैं, हम्म। और जन्म के बाद भी बच्चा पहले अपने कंधों का इस्तेमाल करता है, फिर अपनी कोहनियों का, और उंगलियों का इस्तेमाल वो सबसे अंत में करना सीखता है। तो इसीलिए एक छोटा बच्चा किसी खिलौने को पकड़ने के लिए अपनी दोनों बाहों से उसे समेटने की कोशिश करता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि उसकी उंगलियों के जो सूक्ष्म मोटर कौशल हैं, मतलब फाइन मोटर स्किल्स, उन्हें विकसित होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। यानी बच्चा पहले पूरा हाथ चलाएगा और बहुत बाद में पेन पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेगा। ये एकदम स्पष्ट हो गया। तो शारीरिक विकास से अब हम सीधे दिमाग पर आते हैं, यानी संज्ञानात्मक विकास पर। और जब भी इस टॉपिक की बात होती है, जीन पियाजे का नाम तो मतलब सबसे ऊपर आता है। पियाजे का योगदान इतना बड़ा है, उन्होंने उस पुरानी सोच ही को खारिज कर दिया जो मानती थी कि बच्चे सिर्फ वयस्कों के छोटे रूप होते हैं जिनका दिमाग थोड़ा कमजोर होता है। हाँ, पहले तो यही माना जाता था। लेकिन पियाजे ने साबित किया कि बच्चे मात्रा में नहीं बल्कि प्रकार में, मतलब काइंड में, वयस्कों से अलग सोचते हैं।
उनके सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग होता है। मैंने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण है ना, उन्हें हमेशा एक सीढ़ी की तरह देखा है, जहां हर सीढ़ी चढ़ने पर दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल जाता है। ये एक बहुत अच्छी तुलना है। तो जो पहली सीढ़ी है, संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा मुख्य रूप से अपनी इंद्रियों से सीखता है, लेकिन इसमें जो वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट है, वो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। वो दिलचस्प इसलिए है क्योंकि वस्तु स्थायित्व वास्तव में बच्चे की स्मृति और समझ की पहली सबसे बड़ी छलांग है। वो कैसे? देखिए, जन्म के शुरुआती कुछ महीनों में बच्चे का फंडा होता है, जो सामने नहीं है उसका अस्तित्व ही नहीं है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आपने कोई खिलौना उसके सामने से हटाकर पीछे छिपा लिया तो वो उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। उसे लगेगा कि खिलौना दुनिया से ही गायब हो गया। अरे वाह! लेकिन जब उसमें वस्तु स्थायित्व आ जाता है हाँ, तो उसे समझ आने लगता है कि कपड़े के नीचे छिपाया गया खिलौना अभी भी वहीं मौजूद है। मतलब उसके दिमाग में अब चीजों की एक मेंटल इमेज बनने लगी है। बिल्कुल। तो इसके बाद आती है दूसरी सीढ़ी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल की होती है। मैंने देखा है इस उम्र के बच्चे बहुत सारे प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, लाइक झाड़ू को घोड़ा मानकर उस पर दौड़ लगाना। हाँ, वो सब इसी स्टेज में होता है। लेकिन इसमें एक और चीज होती है जिसे जीवावाद या एनिमिज्म कहते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा मेज से टकराकर गिर जाए तो वो रोते हुए उस मेज को मारता है। उसे लगता है कि मेज ने उसे जानबूझकर मारा है या मेज को भी चोट लगेगी। ये मतलब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के पास सजीव और निर्जीव के बीच अंतर करने का कोई लॉजिकल ढांचा नहीं होता। अच्छा। वो अपनी भावनाओं को बाहरी दुनिया पर प्रोजेक्ट कर देता है। उसे लगता है कि अगर मुझे दर्द हो रहा है तो मेरी गुड़िया को या इस मेज को भी दर्द होता होगा। ये तो बहुत ही मासूमियत वाली बात है। लेकिन तर्क की असली शुरुआत पियाजे की तीसरी सीढ़ी पर जाकर होती है, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा संरक्षण या कॉन्जर्वेशन सीख जाता है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं, जैसे वो 5 साल वाला बच्चा जो दूसरी स्टेज में था, अगर हम एक चौड़े ग्लास का पानी एक पतले और लंबे ग्लास में डाल दें तो वो कहेगा कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ ऊंचाई पर जाता है। इसे सेंट्रेशन कहते हैं। हाँ, लेकिन जो इस तीसरी अवस्था वाला 8 साल का बच्चा है, वो तुरंत समझ जाएगा कि बर्तन का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती। या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ना, जो 11 साल के बाद आती है। जी, इस चरण में किशोर उन चीजों पर भी लॉजिक लगा सकते हैं जो भौतिक रूप से उनके सामने मौजूद ही नहीं है। मतलब वो हवा में सोच सकते हैं। हाँ, वो हाइपोथेसिस बना सकते हैं और पूरी तरह से एक साइंटिफिक ढंग से सोच सकते हैं। हम्म विकास के इन सारे चरणों को समझने के बाद ना, एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। दिमाग विकसित तो हो रहा है, लेकिन ये बाहरी दुनिया से नई चीजें सीखता कैसे है? मतलब हमारे पास जो लर्निंग के सिद्धांत हैं, उनमें थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर का बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल है। लेकिन जब भी मैं मनोविज्ञान को पढ़ती हूँ, मुझे हमेशा हैरानी होती है कि इंसानों के सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने भूखी बिल्लियों, कुत्तों और चूहों पर ही प्रयोग क्यों किए? हम्म, ये एक बहुत ही लाजमी और प्रासंगिक प्रश्न है। इसका वैज्ञानिक कारण दरअसल ये है कि जानवरों का जो नर्वस सिस्टम है और उनकी जो भावनाएं हैं, वो इंसानों की तुलना में बहुत सरल होती हैं। अच्छा, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। बिल्कुल। जब हम किसी बिल्ली या चूहे को पिंजरे में रखते हैं, तो हम उस पूरे वातावरण को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब उसे कब खाना मिलेगा, कितनी भूख लगी है, बत्तियां कब जलेंगी, ये सब हमारे हाथ में होता है। हाँ, इंसानों पर ऐसे प्रयोग करना तो मतलब नैतिक रूप से भी सही नहीं होगा। एकदम सही। जानवरों की ये जो बेसिक प्रतिक्रियाएं हैं, ये हमें सीखने के सबसे निचले स्तर को समझने में मदद करती हैं। और उसी के ऊपर फिर इंसानी बुद्धि की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो चलिए इन प्रयोगों के सिस्टम को थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। हम्म। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया और बाहर मछली रख दी। हाँ, और बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए कई सारे गलत प्रयास किए। बिल्कुल, लेकिन अचानक उसका पैर एक लीवर पर पड़ा और दरवाजा खुल गया। इसे एसआर थ्योरी कहा जाता है ना? जी, यहाँ एस का मतलब है स्टिमुलस यानी उद्दीपक, वो मछली जिसकी महक ने बिल्ली को मोटिवेट किया। और आर है रिस्पॉन्स यानी बिल्ली की अनुक्रिया। थॉर्नडाइक ने साबित किया कि जब किसी उद्दीपक
और अनुक्रिया के बीच एक संतोषजनक परिणाम जुड़ जाता है, जैसे दरवाजा खुलना और खाना मिलना, तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो मजबूत हो जाता है। मतलब अगली बार बिल्ली को लीवर दबाने में बहुत कम समय लगेगा। बिल्कुल। इसके बाद आते हैं इवान पावलोव, जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग दी। इसे एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। आहा, पावलोव का वो कुत्ते वाला प्रयोग तो मुझे लगता है मनोविज्ञान का सबसे मशहूर किस्सा है। हाँ, वो घंटी और लार वाला। जी, कुत्ते के सामने खाना रखा गया तो लार टपकी, जो एकदम प्राकृतिक है। लेकिन पावलोव ने क्या किया, खाने से ठीक पहले घंटी बजाना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद कुत्ते ने बिना खाने के सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाना शुरू कर दिया। तो पेवलोव के प्रयोग ने हमें ये समझाया कि कैसे हमारा दिमाग दो पूरी तरह से अलग-अलग चीजों के बीच एक कनेक्शन या अनुबंधन बना लेता है। अच्छा, जो घंटी पहले एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, वो खाने के साथ जुड़कर एक प्रभावी उद्दीपक बन गई। और इंसानों में भी तो ऐसा ही होता है। कैसे? कोई उदाहरण? जैसे किसी खास परफ्यूम की महक से अचानक आपको किसी पुरानी घटना या किसी इंसान की याद आ जाना। ये पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग का ही एक रूप है। अरे वाह, ये तो हम सबने महसूस किया है। तो थॉर्नडाइक और पावलोव के बाद आती है स्किनर की थियरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे RS थियरी भी कहते हैं। जी हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि पावलोव और स्किनर में जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है कि पावलोव के कुत्ते का लार टपकना एक अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री क्रिया थी, जबकि स्किनर के चूहे का लीवर दबाना एक ऐच्छिक क्रिया थी। स्किनर ने तो पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। इस अंतर को पकड़ना सच में बहुत जरूरी है। स्किनर का सीधा सा मानना था कि किसी इंसान के व्यवहार का परिणाम ये तय करता है कि वो व्यवहार भविष्य में दोहराया जाएगा या नहीं। मतलब अगर इनाम मिलेगा तो हम वो काम बार बार करेंगे। बिल्कुल, इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और अगर सजा मिलती है तो आप उस व्यवहार को वहीं रोक देंगे। लेकिन इन सब के बीच में ना कोहलर का सिद्धांत थोड़ा अलग ही खड़ा दिखाई देता है। कोहलर गेस्टाल्टवादी थे और उन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। उनका वो चिंपैंजी वाला प्रयोग, क्या नाम था उसका? सुल्तान। हाँ, सुल्तान। कोहलर का ये प्रयोग दरअसल थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि का एकदम सीधा खंडन था। वो कैसे? देखिए, सुल्तान को एक कमरे में रखा गया जहां छत से कुछ केले लटक रहे थे और जमीन पर छड़ियां पड़ी थीं। अब सुल्तान ने बिल्ली की तरह पागलों वाले रैंडम प्रयास नहीं किए। वो बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसने पूरे कमरे का, पूरे वातावरण का एक साथ आकलन किया, जिसे गेस्टाल्ट या समग्र कहते हैं। अच्छा, मतलब उसने पहले सिचुएशन को समझा। बिल्कुल। और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने दो छड़ियों को आपस में जोड़ा और केले उतार लिए। ये जो अचानक समाधान का सूझना है ना, यही वो आहा मोमेंट है जिसे अंतर्दृष्टि कहते हैं। क्या बात है! मतलब रैंडम हाथ पैर मारने की जगह दिमाग की बत्ती जलना। इन प्रयोगों से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि सीखने के अलग-अलग तंत्र होते हैं। थॉर्नडाइक ने इसी आधार पर अधिगम के कुछ नियम भी दिए थे ना, 3 मुख्य नियम: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। हाँ, और इसमें जो अभ्यास का नियम है, उसे अक्सर यूज इट और लूज इट कहा जाता है। मतलब इस्तेमाल करो या भूल जाओ। बिल्कुल। अगर जो लोग हमें सुन रहे हैं, वो गणित के किसी फॉर्मूले का बार-बार अभ्यास करते हैं, तो उनके दिमाग के न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। इसे लॉ ऑफ यूज कहते हैं। और अगर वो रिवीजन करना छोड़ दें? तो वो उसे भूले लगेंगे। वो लॉ ऑफ डिसयूज हो गया। इसके अलावा थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम भी दिए थे, जैसे आंशिक क्रिया का नियम, जहां हम किसी बहुत बड़ी समस्या को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर हल करते हैं, जिससे काम आसान हो जाता है। ये तो पढ़ाई में भी बहुत काम आता है। तो सीखने के इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद ना, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हम इस सीखने की क्षमता या बुद्धि को आखिर मापते कैसे हैं? बुद्धि का मापन। हाँ, जब हम IQ यानी इंटेलिजेंस कोशेंट की बात करते हैं, तो इसका एक बड़ा ही फेमस गणितीय सूत्र है। IQ बराबर मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से भाग देना और 100 से गुणा करना। बिल्कुल। IQ इज इक्वल टू MA/CA 100। ये फॉर्मूला दरअसल ये जांचने का एक पैमाना है कि क्या कोई बच्चा अपनी वास्तविक या जैविक उम्र के हिसाब से मानसिक क्षमता रखता है या नहीं। मतलब अगर कोई 10 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे के लेवल की मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, तो उसका IQ 120 होगा, जो कि एवरेज से काफी ज्यादा है। एकदम सही कैलकुलेशन है। और यहाँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ये जो IQ शब्द है,
ये सबसे पहले स्टर्न ने दिया था। अच्छा, स्टर्न ने। हाँ, लेकिन इस पूरे फॉर्मूले को वर्तमान रूप में प्रतिपादित करने का श्रेय टर्मन को जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टर्न ने शब्द दिया और टर्मन ने फॉर्मूला। हाँ। इसे याद रखना होगा। बुद्धि को लेकर हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें कई सिद्धांत दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि बुद्धि कोई एक सिंगल चीज नहीं है। जैसे स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। जी, टू फैक्टर थ्योरी। वो कहता है कि हमारे पास एक जी फैक्टर यानी सामान्य बुद्धि है और कुछ एस फैक्टर यानी विशिष्ट बुद्धि है। अगर मैं इसे आज की टेक्नोलॉजी की भाषा में समझूं तो जी फैक्टर आपके फोन या कंप्यूटर का प्रोसेसर है और एस फैक्टर उसमें इंस्टॉल किए गए अलग-अलग ऐप्स हैं, जैसे कोई म्यूजिक ऐप या कैमरा ऐप। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही कमाल की है। और हॉवर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो तो इस बात को और भी आगे ले जाता है। वो क्या कहता है? गार्डनर के अनुसार अगर कोई इंसान गणित में कमजोर है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं है। हाँ, हमारे स्कूलों में तो यही माना जाता है। वही तो बदलना है। हो सकता है उस व्यक्ति की शारीरिक गतिक बुद्धि या बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत हाई हो, जिससे वो एक बहुत ही बेहतरीन एथलीट या डांसर बन सकता है। ये तो बहुत जरूरी नजरिया है। और इसी तरह कैटल ने तरल और ठोस बुद्धि का मॉडल दिया था, जहां तरल बुद्धि यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस हमारी वो जन्मजात क्षमता है जिससे हम नई समस्याएं सुलझाते हैं, और ठोस बुद्धि वो अनुभव है जो हम अपनी उम्र और पढ़ाई के साथ जमा करते हैं।